Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. अच्छा भाई, आज हम बात करने वाले हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके पास पेपर्स की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का जो एकेयू का एग्जाम था उसके बायोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और तमाम चीज़ों को हम डिटेल के अंदर देख रहे होंगे। अच्छा, अगेन आगा खान का जो एग्ज़ाम होता है इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम। ऑब्वियसली आगा खान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल कॉलेज। तो उसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंसेप्चुअल होता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो हम बेसिकली आज इस पूरे बायोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट रेस्पिरेशन इन प्लांट अकरेंट। ठीक है, रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर कहाँ होती है? अब अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो डी सेल बिल्कुल रेस्पिरेशन सेल में होती है। ग्रीन सेल्स, क्या सिर्फ ग्रीन सेल में रेस्पिरेशन होती है? भाई दिस इज अ पार्शियली करेक्ट टर्म बिकॉज रेस्पिरेशन ग्रीन सेल्स में भी होती है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू द ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल्स के अलावा सेल्स में नहीं होती, होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्शियली तो करेक्ट हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। देन ऑप्शन सी इज स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या है आपको पता है? ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, अगर मैं प्रिसाइजली इसको इस तरह से बनाऊं, ठीक है। हाँ, ये गार्ड सेल्स है और इन गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो ओपनिंग है दैट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा सेल तो नहीं है, स्टोमेटा इज ओपनिंग, सो इट इज नॉट द राइट आंसर। देन ऑप्शन डी इज गार्ड सेल्स। क्या सिर्फ गार्ड सेल्स में होते हैं? नहीं, सिर्फ गार्ड सेल्स में नहीं होते। तो प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल या सिर्फ और सिर्फ ग्रीन सेल्स के अंदर नहीं हो रही, बल्कि तमाम सेल्स के अंदर हो रही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, डी सेल। ठीक है, ऑब्वियसली ये थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है बट स्टिल आंसर इसका डी सेल ही होगा। राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट विल बी आवर बॉडी टेम्परेचर बी इन गिलगित वेयर द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई, अब एक बंदा है, वो जाता है गिलगित। गिलगित का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस शख्स की बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है कि हमारी बॉडी एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है जो होता है अबाउट 98.6 फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर भले जितना भी टेम्परेचर हो लेकिन मेरी बॉडी ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। सो अगर एक शख्स गिलगित जाता है और वहां पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी बॉडी क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएगी? नहीं, उसकी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगी वही 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। क्या 27 हो जाएगा? नहीं, बॉडी का टेम्परेचर 27 तो नहीं है। क्या 36 to 38 हो जाएगा? यस, दिस इज द राइट आंसर। 36 to 38 की रेंज में ही रहेगा। 38 से बढ़ जाएगा? नहीं, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन खुद कर रही है। सिंपल हो गया मामला। अब आ जाओ आगे। सही है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग? ठीक है, फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं? अब बहुत सिंपल सी बात है कि फ्लोएम के अंदर चार तरह के सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और एक और होता है जिसे आप कहते हो फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। अब आपको पता है ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ना, ये नॉर्मली अगर आपने ट्रांसलोकेशन पढ़ी हो तो कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, बीच में इनके गैप्स होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बड़ा जो है वो एक इनका किरदार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सीव ट्यूब सेल्स काम कर रहे होते हैं। इन सीव ट्यूब सेल्स के आसपास होते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, जो अगेन लिविंग होते हैं और सीव ट्यूब सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है उसे मेंटेन करने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा नॉर्मली
स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को, मूव करवाते हैं, तो ये तीनों सेल्स लिविंग है। लेकिन एक सेल ऐसा है जो कि नॉन लिविंग है फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम टिश्यू के अंदर, और वो है फ्लोएम फाइबर। ये जो फ्लोएम फाइबर है ना, नॉर्मली ये डेड हो जाता है अपनी मेच्योरिटी के ऊपर, यानी कि जब भी मेच्योरिटी अटेन होगी तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो चार में से तीन लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर अ फीटस मदर ब्लड इज ओ नेगेटिव, ठीक है, एक फीटस है, उसकी मदर का ब्लड है ओ नेगेटिव, ठीक है, while the father is B positive, while the father is B positive, what will be the chances of erythroblastosis fetalis in fetus, ठीक है। एक मदर है, उसका ब्लड ओ नेगेटिव है, फादर का ब्लड बी पॉजिटिव है, चांसेस क्या होंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, यानी कि ये वाली सिचुएशन है, और फादर क्या है, बी पॉजिटिव, होमोजाइगस फॉर कैपिटल डी, तो फीटस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के चांसेस क्या होंगे? फीटस का ब्लड कैसा होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव। तो दूसरे अल्फाजों में ये कह रहा है कि आरएच पॉजिटिव फीटस के चांसेस कितने होंगे? अब अगर आप इसे क्रॉस करके देखो तो आपको नजर आएगा, लेट्स सी क्रॉस करते हैं। मदर है स्मॉल डी, स्मॉल डी, और फादर है होमोजाइगस फॉर दिस, ठीक है। तो आपके पास होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी कि 100% चांसेस हैं कि फीटस आर एच पॉजिटिव होगा। और जब वो फीटस आर एच पॉजिटिव होगा, मदर का ब्लड आर एच नेगेटिव है, तो एक फीटल और मदर के ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी आएगी, एंड दैट इज द कंडीशन जिसको आप बाद में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हो। सो दिस इज द राइट आंसर, 100% इज द राइट आंसर, 100% चिल्ड्रन विल बी आर एच पॉजिटिव, भले से हीट्रोजाइगस होंगे बट आर एच पॉजिटिव होंगे, सही है। फिर आपसे कह रहे पिक्चर ऑफ होल बॉडी विद हार्ट एंड ब्लड वेसल, ठीक है। अब आपको, अच्छा ये रिक्रिएटेड पेपर है बेसिकली, तो इसके अंदर जो बच्चों को क्वेश्चन याद थे उन्होंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब एक पिक्चर दी गई थी जिसके अंदर हार्ट था, ब्लड वेसल्स था, और पूछा ये गया था कि ये कौन सा सिस्टम है, ठीक है, ये आर्टीरियल सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये वेनस सिस्टम है, ये क्या है? तो आपको पता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी, वेन, सब कुछ आ जाएगा। तो और फिर हार्ट भी दिया हुआ है, सो इट्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईआर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। आपको पता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस से पैगाम आता है, ये पैगाम जाता है राइबोसोम के पास, जो कि कहाँ अटैच होते हैं, जो कि अटैच होते हैं आपके ईआर के ऊपर, और फिर ये प्रोटीन जो बनाते हैं, ठीक है, अगर आप इसे देखो तो ये प्रोटीन डाल देते हैं कहाँ, आर ई आर के ल्यूमेन में, और फिर ये आर ई आर से कहाँ जाता है, आर ई आर से वजाइकल की फॉर्म में निकलता है, और फिर ये चला जाता है गोल्जी के अंदर। गोल्जी के अंदर इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, और चेंज करने के बाद सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेजा जाता है, जहां लेट सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, वहां पे ये फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद बड ऑफ कर जाएगा। सो दिस इज द पाथवे जो आपसे पूछा गया, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैरियोटाइप की, ठीक है। कह रहा है कैरियोटाइप गिवन क्रोमोसोम पेयर 21 हैड 3 क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये खुद बता रहा है क्रोमोसोम का पेयर 21, ठीक है। कैरियोटाइप क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है कि अगर आप जितने भी क्रोमोसोम है उनकी एक पिक्चर ले लो और पिक्चर लेके दिखा दो, दैट इज कैरियोटाइप, ठीक है। या आप ये कह लो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो आपसे कह रहे हैं क्रोमोसोम 21 जो है ना, इसके ऊपर बजाय 2 क्रोमोसोम होने के 3 है, जिसे आप कहते हो ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 की वजह से कौन सा डिजीज होगा, ठीक है। ट्राइसोमी 21 की वजह से आपको देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इज एक्स नॉट, यानी कि ये आपका एक्स नॉट वाली कहानी होती है, जबकि क्लाइनफेल्टर इज एक्स एक्स वाई, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज अगेन समथिंग रिलेटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम्स।
तो खैर हमारे पास जो करेक्ट आंसर बचता है वो बनता है ऑप्शन डी, यानी कि डाउन सिंड्रोम। फिर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है दैट पीपी heterozygous फॉर पर्पल फ्लावर, ठीक है, एंड स्मॉल पी होमोजाइगस फॉर व्हाइट फ्लावर, यानी कि ये रिसेसिव है, ठीक है। टू प्लांट्स आर क्रॉस एंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओबे मेंडल लॉ, ठीक है। आपसे कह रहा है एक प्लांट है heterozygous फॉर पर्पल फ्लावर एंड दिस कंडीशन, ठीक है, स्मॉल पी। अब अगर आप देखोगे तो होगा ये स्मॉल कैपिटल पी सॉरी, दिस इज स्मॉल पी, ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, यानी कि आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर। अब व्हाइट फ्लावर कौन से, स्मॉल पी वाले। तो स्मॉल पी आपके पास कितना है, स्मॉल पी एक ये है, एक ये है। तो इसका मतलब है 50%, यानी कि चार में से दो जो है वो व्हाइट होंगे। तो 100 में से 50% जो है आपको कैसे मिलेंगे, व्हाइट मिलेंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 50%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके अंदर आपसे कह रहा है दैट पिक्चर ऑफ नेफ्रॉन वेयर डज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज टेक प्लेस। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आप तमाम चीजें जो है ना वो रीअब्जॉर्ब कर रहे हो। अब अगर मैं बात करूं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, तो नॉर्मली जितनी भी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है जिसके अंदर ग्लूकोज आप 100% एब्जॉर्ब कर लेते हो, अमाइनो एसिड आप 100% एब्जॉर्ब कर लेते हो, आपको पता है ना, दिस इज वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल से आगे फिर आपका आता है पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, सारी कहानी। आपको पता है जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है पीसीटी में, उसके अंदर ग्लूकोज है, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा। अमाइनो एसिड है, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर है, तकरीबन 60 to 70% एब्जॉर्ब हो रहा है, आइंस वगैरह सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ चल रही है, पीसीटी के अंदर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी पीसीटी, नॉट वुमेन्स कैप्सूल, नॉट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नॉट डीसीटी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। चलो फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 250 अमाइनो एसिड। 250 अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड है। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड विल बी प्रेजेंट इन द एमआरएनए स्ट्रैंड यूज्ड टू मेक दिस पॉलीपेप्टाइड। आपको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमाइनो एसिड कोड होता है। तो 250 अमाइनो एसिड है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई कर दो इससे 3 से, 250 into 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 750। 750 वुड बी द राइट आंसर। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज बेस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन टू फ्लोएम वेसल। आपको पता है कि कौन सा पाथवे बेस्ट है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट पाथवे होगा वो कौन सा होगा, एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे के अंदर आपको पता है कि एक कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है जहां पे एपोप्लास्टिक पाथवे से जाना बंद हो जाता है। फिर आपको कौन सा पाथवे चाहिए होता है, फिर आपको अगेन एक दूसरा पाथवे चाहिए होता है। तो वैक्यूलर पाथवे तो हो नहीं सकता, वैक्यूलर पाथवे इज समथिंग डिफरेंट, कि वैक्यूलर पाथवे इज वैक्यूल के जरिए जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये लेस कॉमन है, नॉर्मली नहीं मिल रहा होता, ठीक है। सिंप्लास्टिक पाथवे के अंदर आप साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए मूव कर रहे होते हैं, यानी कि लेट्स सी दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्म से इधर गया। दिस इज अ नॉर्मल सिंप्लास्टिक पाथवे। तो नॉर्मली दिस पाथवे अलाउ डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी सिंप्लास्टिक पाथवे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट पॉट टिल्टेड 45 डिग्री सेल्सियस। एक प्लांट पॉट है, वो उसको आपने टिल्ट कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस पर, क्या होगा। देखो, अगर आपने एक प्लांट पॉट को 45 डिग्री सेल्सियस पे टिल्ट कर दिया है, तो जो शूट है, शूट तो ऑब्वियस सी बात है, शूट का क्या होगा, शूट जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस के एंगल पे ग्रो करेगी। जबकि रूट क्योंकि जियोट्रॉफिज्म शो करता है तो ग्रेविटी की तो डायरेक्शन ये होगी ना, तो सिंपल इस तरीके से आपका रूट ग्रो कर जाएगा। रूट सिंपल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो ग्रो कर जाएगी। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास शूट ग्रो एट 45 डिग्री सेल्सियस, रूट ग्रो वर्टिकली, सही है।
फिर आपके पास आता है फिश सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप गौर से देखो इसको हम देखते हैं। कह रहा है द मेमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। द डायग्राम शो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द वेसल्स। ठीक है, हाउ इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? देखो, हार्ट से ब्लड निकल रहा है, ये जा रहा है कहाँ? ये जा रहा है आगे ब्लड वेसल्स के अंदर, गिल से होता हुआ। फिर ये कौन सा ये कौन सा आपके पास जो है वो सिस्टम है? ठीक है? अगर आप गौर से देखो तो पहली बात तो ये कि क्लोज टाइप है, तो ये ओपन ओपन डबल ओपन सिंगल तो गया, ओपन डबल ओपन सिंगल तो गया। अब सवाल ये होता है कि हार्ट में ब्लड कितनी दफा आ रहा है? भाई, एक दफा नीचे से ब्लड आया और आगे चला गया, फिर आगे से घूम के फिर वापस आएगा, यानी कि सिर्फ एक दफा पूरी कार्डियक साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। सो दिस इज सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप फिश की बात करो तो फिश के अंदर कौन सा होता है? सिंगल सर्किट क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको वहीं मिल रहा है। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम इज गिवन। कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, कौन सा किंगडम होगा? प्रोटेस्टा। हीटरोट्रॉफ हैविंग सूडोपोडिया, जो अमीबा के अंदर मिलता है। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया आपको मिलता है पैरामीशियम के अंदर। कौन सा किंगडम लग रहा है? दिस इज प्रोटिस्टा। दिस इज प्रोटिस्टा, नॉट फंजाई, नॉट प्लांटी, नॉट एनिमेलिया। सिंपल, सूडोपोडिया आपको प्रोटिस्टा के अंदर मिलेगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल हैज वाई अमाउंट ऑफ डीएनए व्हेन इट इज जस्ट डिवाइडेड। ठीक है, एक सेल है, उसने अभी डिवाइड किया, उसके पास वाई अमाउंट ऑफ डीएनए। अब जब वो अब जब वो मियोसिस करने जाएगा, तो मियोसिस करने से पहले वो अपना इंटरफेस करेगा, और उस इंटरफेस के अंदर वाई अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, ताकि आगे जो है वो डिवीजन के बाद आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो जेनेटिक मटेरियल को मियोसिस 1 के बाद, आ, और फिर जो है वो आगे की कहानी चलती रहे। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी 2y। वाई 2y? मैंने आपको बताया ना कि प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है, प्रोफेज 1 के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है इनिशियली। सही है। ओके, किस फेज के अंदर होता है? एस फेज के अंदर होता है। आपको पता है ना, इंटरफेस के भी 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो एस फेज इज सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर ये कहानी हो रही होती है। चलो, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट ब्रायोफाइट डेफिनेशन। ठीक है, ब्रायोफाइट की डेफिनेशन दे रहा है और एग्जाम्पल के बारे में पूछ रहा है। ब्रायोफाइट की एग्जाम्पल क्या होगी? देखो, अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो एडियांटम इज फर्न। ठीक है, साइकास इज जिम्नोस्पर्म, जबकि लाइकोपोडियम इज क्लब मॉस। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रायोफाइट की डेफिनेशन होगी दैट इज मर्गेंशिया। ठीक है, मर्गेंशिया जिसे आप लिवर वर्थ भी कह रहे हो। तो सो आमतौर पे डोमिनेंट गैमेटोफाइट मिलता है, रिड्यूस स्पोरोफाइट मिलता है, कोई वेस्कुलर सिस्टम आपको नहीं मिल रहा होता। तो वाटर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो किसके अंदर नहीं मिलेगा? मर्गेंशिया के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, देन जो क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज इसके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड का टेबल देना था, बट वो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज रिक्रिएटेड पेपर, तो इसके अंदर है नहीं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट द ब्लड ऑफ प्रे एंटर द प्रीडेटर ड्यूरिंग प्रिडेशन। ठीक है, एक शिकारी ने शिकार किया और वो शिकार जो है उसका ब्लड चला गया, एंटर कर गया प्रेडेटर। डस एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी हैपन? क्या एग्लूटिनेशन होगी या नहीं होगी? देखो, अगर मैं बात करूं एग्लूटिनेशन की, तो एग्लूटिनेशन कब होती है? जब एंटीबॉडीज रिएक्ट कर जाती हैं आरबीसी की सरफेस पे मौजूद एंटीजन के साथ, और इसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी क्लम्प कर जाते हैं। आरबीसी क्या कर जाते हैं? क्लम्प कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यस इट विल। देखो, पहली बात तो ये कि इट इज अनलाइकली कि प्रेडेटर का इम्यून सिस्टम फॉरन एग्लूटिनेशन करवा दे। सो ये ऑप्शन अनलाइकली है। फिर हमारे पास आता है नो इट विल नॉट। ज्यादातर चांसेस यही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है? ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट ऑप्शन सी इज यस बट नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। देखो, इसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, लोकलाइज हो सकता है। सो लोकलाइजली आपको तो दिख सकता है, बट सिग्निफिकेंटली आपको नहीं दिखेगा। सो द प्रेडेटर विल डाई इमीडिएटली ड्यू टू एग्लूटिनेशन ऑफ एक्सेस थ्रोम्बोसिस। नहीं भाई, ये इतना ज्यादा नहीं होने वाला।
सही है, तो सिंपल हो गया। फिर आपसे कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वाज गिवन लेबल्ड ए टू डी, ठीक है। आपको पता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे डेंड्राइट्स, फिर आपके पास आ जाएगी सेल बॉडी, सेल बॉडी से सोमा, ठीक है, सॉरी सेल बॉडी सोमा, देन एक्सॉन, और देन एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल, राइट। और जगह जगह आपको अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो ये आपको मिलेगी नोड ऑफ रैनवी। तो आपसे कह रहा है डेंड्राइट, सोमा, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवी, दिस इज माइलिन शीथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर क्या फर्क है। देखो, अगर मैं मियोसिस के प्रोफेज और माइटोसिस के प्रोफेज की बात करूं तो दोनों के अंदर फर्क क्या है। प्रोफेज के अंदर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जबकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। आपको पता है ना, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगी, जबकि माइटोसिस के अंदर जैसा है वैसा ही आपको एंड पे मिल जाएगा। मियोसिस के अंदर सेंट्रोमेयर डज नॉट सेपरेट एंड होमोलोगस सेपरेट, while in the mitosis centromere divide। बात सही है, बट दिस इज द एनाफेज, ये एनाफेज के अंदर होता है। तो अगर आपसे प्रोफेज की बात की जा रही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, अब क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर 20 बायोलॉजी के एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। ये पास पेपर का जो पीडीएफ है, ये आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।